जय हिंद मेरे साथियों। अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, इस सीरीज में हम पेपर 3 के लिए तकनीकी विषय के सेगमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं और अपने अध्ययन को पूरा कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम अब बायोटेक्नोलॉजी को चालू कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी को चालू करने से पहले यह वीडियो आपके लिए अति लाभकारी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो बेसिक्स होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह टॉपिक जो आज की वीडियो है जिसमें हम डीएनए, आरएनए आदि को पढ़ने वाले हैं, यह टॉपिक ना केवल यूपीएससी, एमपीपीएससी मेंस के लिए लाभकारी साबित होने वाला है, बल्कि अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। साथ ही यह एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, यह टॉपिक तकनीकी विषय और विज्ञान विषय दोनों के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। तो आप यह ना मान के चलें कि यह केवल तकनीकी का ही सेगमेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और सबसे पहले देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए इसके बारे में हम आज जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, इसकी संरचनाएं क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं डीएनए के बारे में। दोस्तों, डीएनए हमारी कोशिका, जो कि जीवन की एक आधारभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, उसमें पाया जाने वाला एक न्यूक्लिक एसिड है, जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। साथियों, अब आपके मन में विचार आएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कृपया धैर्य बनाए रखें और वीडियो को अंत तक देखें। तो हमने अभी देखा डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना करता है। डीएनए की प्राप्ति हमारी कोशिका में मुख्य रूप से केंद्रक में प्राप्त होती है। केंद्रक के अलावा यह माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में भी प्राप्त होता है। साथियों, डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक से अर्थ है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इन्हें अभी हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। डीएनए की संरचना के बारे में वॉटसन एवं क्रिक ने 1993 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया था। इन्होंने ही यह मॉडल सभी के सामने प्रस्तुत किया था कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना होती है। साथियों, डीएनए की संरचना तीन पदार्थों के मिलने से बनती है। इनमें सबसे पहला है शर्करा, जो कि पेंटोज शर्करा होती है। इसके बाद दूसरा पदार्थ आता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4। साथियों, इसी चरण में आगे तीसरा जो पदार्थ होता है, जो डीएनए का एक संरचनात्मक अवयव होता है, उसका नाम है नाइट्रोजीनस बेस यानी नाइट्रोजीनस क्षार। नाइट्रोजीनस क्षार को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजीनस बेस प्रयोग किए जाती हैं। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन डीएनए में पाए जाते हैं, और पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच तीन हाइड्रोजन बंध होते हैं। साथियों, ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि एडेनिन एवं थाइमिन केवल आपस में ही बंध बना सकते हैं, और इसी प्रकार साइटोसिन एवं गुआनिन भी केवल एक दूसरे से ही बंध बना सकते हैं। इसीलिए ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर हमने बंध की बात कर ली है और प्यूरिन और पिरिमिडीन को भी समझ लिया है। साथियों, ये तीनों ही मिलकर अर्थात फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और नाइट्रोजीनस क्षार, इन्हीं तीनों का एक अणु एक साथ जब ये मिल जाते हैं, तब इन्हीं को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। इतना समझ लेने के बाद साथियों, आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देना भी उचित होगा, क्योंकि चित्र एक मन में छवि उकेरते हैं जो कि हमेशा के लिए समझ में आ जाती है। साथियों, इस चित्र में ये जो दिखाई दे रहा है, यह डीएनए का चित्र है। इसी डबल हेलिकल मॉडल को वॉटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था 1953 में, जिसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथियों,
इस डबल हेलिकल संरचना में जो बाहर जो दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं, यही है शर्करा, और इन्हीं के पीछे जो बैकबोन है वह है फॉस्फेट की, और अंदर जो जो सीढ़ी टाइप में दिख रहे हैं यह हैं बेस पेयर्स, अर्थात एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये डीएनए की संरचना के बारे में था। अब चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं डीएनए के कार्यों के बारे में। तो डीएनए का सर्वप्रमुख कार्य होता है कि यह सूचनाओं का दीर्घकालिक भंडारण करता है, जैसे प्रोटीन और आरएनए अणुओं का निर्माण करने के लिए निर्देश देना। डीएनए ऐसी सूचनाओं का संधारण करता है जो कि प्रोटीन और आरएनए अणुओं के निर्माण करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। डीएनए का अगला प्रमुख कार्य है कि यह जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषों के अनुक्रम को एनकोड करता है। इसका अर्थ यह है कि जेनेटिक कोड का उपयोग करके, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनका उपयोग करके डीएनए एमिनो एसिड के अनुक्रम को एनकोड करता है, अर्थात यह उस अनुक्रम को पूर्वजों के जो डीएनए था, जो सूचनाएं पूर्वजों के डीएनए में थी, उसी तरह से इनको एनकोड करता है। उसी प्रकार इस एमिनो अम्ल को व्यवस्थित करता है, जिससे कि जो गुण हमें दादाजी या पिताजी में दिखाई देते थे, वही गुण बच्चे में या स्वयं हम में दिखाई देने लगते हैं। यह इस पॉइंट का सरलीकृत रूप था। दोस्तों, इतना समझ लेने के बाद डीएनए यहां पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं हमारे अगले टॉपिक यानी जीन के बारे में, क्योंकि डीएनए समझ लेने के बाद बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह संशय पैदा हो जाएगा कि जीन और डीएनए या एक ही बात है या अलग बात है। इसलिए हम यहाँ पर जीन को पढ़ ले रहे हैं। साथियों, जीन 6 मार्कर या 5 मार्कर में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए यह 3 मार्कर में ही पूछा जाने वाला है। इसलिए हम इसे यहाँ पर केवल एक स्लाइड में 3 मार्कर के हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी जानकारी आपको इतनी देंगे कि वो 5 मार्कर में आ जाए या 6 मार्कर में आ जाए तो आप उसे पूरा लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीन के बारे में। साथियों, जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। साथियों, जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है, ना कि डीएनए जीन का भाग है। आप समझ रहे हैं, डीएनए एक बड़ी इकाई है और जीन उसकी ही एक छोटा सा हिस्सा है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। साथियों, विषाणुओं में जीन डीएनए या आरएनए से बना होता है। साथियों, यह गौर करने वाली बात है कि विषाणु में आरएनए का भी बना हो सकता है जीन, जबकि हम आरएनए को पढ़ते हैं कि यह एक गैर आनुवांशिक पदार्थ है और कभी कभी आनुवांशिक होता है। यह जो कभी कभी कहा जाता है, यह वायरस के संदर्भ में ही कहा जाता है कि यह कभी कभी आनुवांशिक हो सकता है, अर्थात वायरस के संदर्भ में यह आनुवांशिक भी होता है आरएनए। आरएनए के बारे में चर्चा हम आगे विस्तार से करने वाले हैं। और जबकि हम बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक अर्थात जो विकसित कोशिकाएं हैं, जो नवीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनमें जीन केवल डीएनए का ही बना होता है। हमारी कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। साथियों, जीन अपना कार्य एंजाइम की मदद से करता है। जीन अपना कार्य स्वयं नहीं करता, यह एंजाइमों को स्रावित करता है डीएनए। उन्हीं एंजाइम से जीन अपना कार्य करते हैं। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था 1909 में। हालांकि जीन को सबसे पहले विलियम फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था और यह जीन उन्होंने सैलामेंडर की कोशिका में देखा था। साथियों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 30,000 जीन्स मौजूद होते हैं, अर्थात मानव ऐसा प्राणी है जिसमें 30,000 जीन प्राप्त होते हैं। यह बात ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा कही गई है। साथियों, किसी भी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है। इसी एंजाइम के द्वारा वह अपना कार्य करता है, ये हमने अभी देखा है। यह एंजाइम विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये हमने जीन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के बारे में। साथियों, यह तीनों चीज़ें अर्थात डीएनए, जीन और क्रोमोसोम, यह तीनों चीज़ें विद्यार्थियों के मन में हमेशा संशय पैदा करती हैं। इसी संशय के निवारण के लिए हमने इन तीनों को इस वीडियो में रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रोमोसोम की जानकारी कि क्रोमोसोम क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। साथियों, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र केंद्रक में
धागेनुमा संरचना होती है। यह आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचालित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। साधारण अर्थों में बात करें तो क्रोमोसोम ही केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना में पाए जाते हैं और यह हमारे पीढ़ीगत गुणों, जो कि विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपके दादाजी के बालों का रंग सफ़ेद हो तो आपके बालों का रंग भी सफ़ेद हो सकता है, आँखों का रंग, आपका कद, त्वचा का रंग आदि आनुवांशिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं सब का निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। साथियों, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा मिलकर बना होता है। डीएनए, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, उनको एक साथ जोड़ने का काम हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्वाइल कर दिया जाता है, अर्थात चिपका दिया जाता है, और फिर क्रोमोसोम का उसी के द्वारा निर्माण होता है। साथियों, क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं: ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एसेसरी यानी कि सहायक क्रोमोसोम, और जॉइंट क्रोमोसोम अर्थात बृहद क्रोमोसोम। ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। इनके अंदर हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ही पर्याप्त है किसी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए। साथियों, क्रोमोसोम मानव में अर्थात हमारे अंदर 23 जोड़ी पाए जाते हैं। 23 जोड़ी अर्थात कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और बाकी के 44 ऑटोसोम्स होते हैं। ये हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। अब चलिए आइए आपको इन तीनों को एक साथ बता देते हैं, ताकि जो संशय की स्थिति अभी भी आपके मस्तिष्क में बाकी हो तो वो एक ही साथ में दूर हट जाए। साथियों, एक हमारी जीवित कोशिका है जिसका केंद्रक यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी केंद्रक में बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। यह क्रोमोसोम धागेनुमा संरचना अर्थात डीएनए में बहुत सारे डीएनए को कॉइल करके बनाए जाते हैं। ये जो बाहर संरचना आपको रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, यह डीएनए है, और डीएनए का एक प्रॉपर सेगमेंट, छोटा सा जो कार्यकारी भाग होता है, हिस्सा होता है, वह जीन कहलाता है। साथियों, डीएनए बहुत सारे जीन से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ जीन जो होते हैं वो कार्यकारी होते हैं और कुछ जीन जो होते हैं वो कार्यकारी नहीं होते हैं। इस तरह यह टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आगे हम इसमें बढ़ते हैं और देख लेते हैं डीएनए से संबंधित कुछ और भी अवधारणाएं हैं जो कि तकनीकी विषय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, यह कैसे की जाती है, इसके लाभ क्या क्या हैं आदि के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आनुवंशिक स्तर पर लोगों की पहचान सुनिश्चित करने की तकनीकी है। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम लोगों की पीढ़ीगत विशेषताओं का अध्ययन करके उनकी पहचान करते हैं, जिससे कि उनकी स्पष्ट पहचान हो सके और कोई भी संशय की स्थिति या विवाद की स्थिति शेष ना रह जाए। यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो कोशिका का स्रोत लिया जाता है, वह किसी भी स्रोत से कोशिका ली जा सकती है, जैसे रुधिर, वाल, लार, वीर्य आदि से किसी से भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कोशिका ले सकते हैं। साथियों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवधारणा का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए प्रतिरूप अद्वितीय होता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए केवल एक ही होगा। एक ही डीएनए 2 व्यक्तियों का एक समान नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर का एक ही आईपी एड्रेस होता है, उसी प्रकार व्यक्तियों का भी डीएनए केवल एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। इसी के द्वारा हम 2 व्यक्तियों का डीएनए मैच करते हैं और लगभग 90% से ज़्यादा उनका डीएनए मैच हो जाता है, तो वह उनकी ही संतति माने जाते हैं। साथियों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में एलेक जेफरीज को जाना जाता है, जो कि एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, और भारत में फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में लालजी सह को जाना जाता है। इन्हीं ने ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में विस्तार से कार्य किया है और भारत को एक पहचान दिलाई है। साथियों, अब चलते हैं और देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का संचालित किया जाता है और किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाती है।
दोस्तों यह पढ़ने का आशय यह है कि यह 6 मार्कर में पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किया जाता है। साथियों, डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक नमूना प्राप्त किया जाता है और उस नमूने का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके पश्चात उस शुद्धिकृत डीएनए को रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम की सहायता से निश्चित बिंदुओं से काटा जाता है। इस प्रकार विभिन्न लंबाइयों के हिस्सों को एक साथ जेल पर रखकर विद्युत प्रवाहित की जाती है। छोटे छोटे अपेक्षाकृत अधिक तेजी से धनाग्र की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात जो छोटे हिस्से होते हैं वह अधिक तेजी से एनोड की ओर आकर्षित होते हैं और इस प्रकार यह श्रृंखला एक क्रमबद्ध रूप से जम जाती है। इन द्विकुंडलित डीएनए के टुकड़ों को सोख्ता तकनीक द्वारा एकल कुंडलियों के रूप में विभक्त कर लिया जाता है। इन टुकड़ों को नायलॉन शीट पर स्थानांतरित किया जाता है। इन टुकड़ों को ऑडिटोरियोग्राफी तकनीक के द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त कृत्रिम डीएनए से जोड़ दिया जाता है। एक्सरे से गुजारने के बाद रेडियो एक्टिव तत्वों से जुड़े हुए हिस्से फिल्म पर काले धब्बे छोड़ते हैं, अर्थात एक्सरे से जैसे ही हम इनको गुजारते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्वों से जो भी हिस्से जुड़े रहते हैं वो फिल्म पर काले धब्बे छोड़ते हैं। इस प्रकार जो काले धब्बे छोड़ते हैं वही एक निश्चित पैटर्न हमको प्रदान करते हैं। यह जो पैटर्न हमें प्राप्त हुआ है वही डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। इस तरह से अगर पहचान हेतु लिए गए जो 2 डीएनए हैं उनको निश्चित एक श्रेणी में एक समान रखा जाता है और तुलनात्मक रूप से अध्ययन यदि उनका किया जाता है तो यदि 90% तक समानताएं देखी जाती हैं तो डीएनए मैच्ड माना जाता है और विवाद का अंत उसके द्वारा किया जाता है। यह डीएनए की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त विवरण था। चलिए अब देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के बारे में कि यह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होती है और कहां कहां उपयोग अभी वर्तमान समय में की जा रही है। तो साथियों, डीएनए पैतृक संपत्तियों के विवादों को सुलझाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस उदाहरण का मतलब यह है कि जो पैतृक विवाद होते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद होते हैं, अर्थात धन जमीन के बंटवारे के संबंध में जो विवाद होते हैं, वहां पर यह कहा जाता है कि यह उसका बेटा नहीं है या उसका बेटा है, तो इसलिए यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। साथ ही आनुवांशिक बीमारियों के पहचान एवं उनके चिकित्सकीय इलाज के बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। बच्चों के वास्तविक माता पिता की पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही में आपराधिक गुत्थियों के निपटारे के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। साथियों, यहाँ पर हमने जाना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के बारे में और अन्य डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानकारियाँ। यह 6 मार्कर 15 मार्कर के लिए पर्याप्त जानकारी है। इसे आप याद करें और अपने नोट्सों में इसको इंक्लूड करें। तो चलिए साथियों, आगे देख लेते हैं डीएनए से संबंधित अन्य अवधारणाओं के बारे में। तो इसमें अब प्रमुख है डीएनए टीका अर्थात डीएनए वैक्सीन। तो चलिए देख लेते हैं डीएनए वैक्सीन क्या होता है। डीएनए टीका मनुष्य में विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकास के लिए डीएनए टीके बनाए जाते हैं। यह टीके परंपरागत टीकों की तुलना में प्रभावशाली एवं सुरक्षित होने के साथ साथ सस्ते भी होते हैं, क्योंकि इन टीकों में जीवाणु या मृत रोगाणुओं का प्रयोग ना करके इनसे प्राप्त किए गए विशेष जीन का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। यदि आसान भाषा में बताएं तो डीएनए टीके ऐसे टीके होते हैं जिनमें मृत या कमजोर जीवाणु का या विषाणु का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उस जीवाणु या विषाणु के डीएनए के विशेष जीन का प्रयोग किया जाता है डीएनए टीका बनाने में। इसीलिए डीएनए टीका अत्यधिक प्रभावी होते हैं। देख लेते हैं डीएनए टीके के लाभ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए टीके सुरक्षित होते हैं एवं स्थिर होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा डीएनए टीके का यदि एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो यह अधिक स्थिर यानी कि लाइफ टाइम रूप से उपयोगी होते हैं। साथ ही डीएनए टीके दीर्घकालिक रूप से प्रभावी होते हैं और इनका भंडारण ठोस या द्रव के रूप में भी किया जा सकता है। यह डीएनए टीके के लाभ हैं। साथियों, अब डीएनए से संबंधित अवधारणाओं के समाप्त हो जाने के बाद अब हम देख लेते हैं आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है, यह किस प्रकार कार्य करता है, उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, यानी आरएनए।
आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई एकल कुंडलित संरचना होती है जो कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। अर्थात डीएनए क्या है? कोशिका में एकल कुंडलित संरचना है। डीएनए जो हमने पढ़ा था वह द्विकुंडलित संरचना थी और आरएनए एक कुंडलित संरचना है जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेती है। डीएनए एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए एक अपवाद भी है जो कि है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो हमने अभी अभी विषाणु में पढ़ा था। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि यह विषाणु के संदर्भ में कभी कभी आनुवंशिक पदार्थ भी हो जाता है। यहाँ पर यह आनुवंशिक पदार्थ हो जाता है टीएमबी के संदर्भ में। आरएनए के संबंध में, इसकी संरचना के संबंध में एच.जी. खुराना, नीरेनबर्ग, रॉबर्ट ओले ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसीलिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आइए साथियों, आरएनए के प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। तो आरएनए का सबसे पहला प्रकार है टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए सभी आरएनए में सबसे छोटा आरएनए है। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल को प्रोटीन के संश्लेषण स्थल पर लाना होता है। अर्थात टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है जो कि अमीनो अम्ल को प्रोटीन का जहां पर संश्लेषण होना है वहां तक लेकर आता है। डीएनए का अगला प्रकार है आरआरएनए, अर्थात राइबोसोमल आरएनए। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, अर्थात न्यूक्लियस में होता है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा मात्रा में आरआरएनए ही पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना होता है। साथियों, आरएनए का अगला प्रकार है एमआरएनए, अर्थात मैसेंजर आरएनए। यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन स्थल यानी प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर लाने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने डीएनए के कार्यों को पढ़ा, आरएनए के कार्यों को पढ़ा है। साथियों, संरचनात्मक रूप से देख लेते हैं कि आरएनए की संरचना क्या होती है। तो साथियों, डीएनए और आरएनए की संरचना लगभग एक समान होती है। यह भी 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिनमें सबसे पहला है शर्करा। इसमें पेंटोज शर्करा का उपयोग नहीं बल्कि राइबो शर्करा का उपयोग किया जाता है। इसमें दूसरा भाग होता है फास्फोरिक अम्ल का, जो कि H3PO4 इसका गुणसूत्र होता है। आरएनए में नाइट्रोजीनस बेस भी पाए जाते हैं। यह भी 2 प्रकार के यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में, आरएनए के अंतर्गत प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं और पिरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं। यहाँ पर एडेनिन और यूरेसिल द्वि हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़े हुए होते हैं। साथियों, यह समस्त जानकारी थी आरएनए के बारे में। आरएनए के कार्यों में हमने पहले ही देख लिया है इसके प्रकार के अंतर्गत कि यह कौन कौन से कार्य करते हैं और आरएनए का प्रमुख कार्य राइबोसोम का संश्लेषण करना ही होता है। यहाँ पर यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है और अब बारी आती है आपके लिए अभ्यास प्रश्नों के लिए। तो आप अभ्यास प्रश्न में लिखें। 3 मार्कर में आप लिख सकते हैं डीएनए टीका क्या है, जीन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होते हैं। 6 मार्कर या 5 मार्कर के लिए आपका क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को लिखते हुए आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बताएं, उसका परिचय दें संक्षिप्त, उसकी प्रक्रिया को शॉर्ट में लिखें और उसके लाभों को भी बताएं और साथ में यह भी बताएं कि उसके जनक कौन है और भारत में उसके जनक कौन है। साथियों, यह प्रश्न के उत्तर आप लिखकर हमें antoday1998@gmail.com पर भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। अंत्योदय अकेडमी आपका धन्यवाद करती है कि आपने यह वीडियो देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।